दोस्तों, परिश्रम सफलता की कुंजी है और कुछ लोग परिश्रम करते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। आज हम फर्स्ट बार न्यूज में आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो 4 बार जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पद पर रह चुके हैं और अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए आज उन्हें जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुना गया है। आइए फर्स्ट बार न्यूज आपको लेकर चलता है जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन गुप्ता जी के निवास पर। पवन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट बार न्यूज में और हमारे फर्स्ट बार न्यूज की तरफ से आपको जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आज हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपने अपना कैरियर किस तरह और किस सन में किस तरह आपने शुरू किया? जी भैया, मैं सन 99 में इस प्रैक्टिस में आया और 99 के बाद क्रिमिनल साइड की मैंने प्रैक्टिस शुरू की और क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते करते 2007 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद 2014 में मैं पहली बार चुना गया जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार। मैं सबसे कम एज का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और सन 60 से यहाँ कचहरी है। मैं वो खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मेरी बार ने, मेरे एडवोकेट ने मेरी कार्यशैली देखते हुए सबसे अधिक बार 4 बार मुझको जनरल सेक्रेटरी चुना गया। आज तक मेरी बार ने रिपीटेशन नहीं हुआ है, किसी भी पद का रिपीटेशन नहीं हुआ था। मैं पहला तन्हा ऐसा व्यक्ति था जिसने 14 में, 16 में, 18 में हैट्रिक बनाई और उसके बाद 22 में पुनः मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया और अब आकर इस ईयर में अभी 24 तारीख को इलेक्शन हुआ वार्षिक चुनाव, उसमें मैं अपनी बार का यंगेस्ट सबसे कम उम्र का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि आप कई बार महासचिव चुने गए। महासचिव चुनने के बाद जो है आपने ऐसे क्या काम किए या क्या आपकी योजना रही जो आप इतनी बार महासचिव चुने गए और उसके बाद आज आप इस मुकाम पे पहुंचे गए हैं कि आपको अध्यक्ष भी चुना गया है? भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आज चूंकि आज आपने मेरे दिल की बात कि मैं अपनी बात खोल के सबको बता सकूं। मेरे जीवन का उद्देश्य है एडवोकेट एंड एडवोकेसी के साथ हर तरीके से खड़ा होना। 2014 में जब मैं चुना गया यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी, तो 2014 में समाजवादी गवर्नमेंट थी। शहर विधायक श्री आबिद रजा साहब, उनके सहयोग से मैंने लगभग 40 लाख का काम जिला बार में कराया। कलेक्ट्रेट कैंपस में सारी रोड मैंने बनवाई और मैंने जिला बार का 1 पैसा यूज किए बिना अपनी बार में सब निर्माण कराया। मैंने अपनी मदर के नाम से वहां पर एक श्रीमती रमा गुप्ता स्मृति वाटिका वहां बनवाई हुई है और अपनी उस बिल्डिंग को जो हमारे पूर्वज, जिसे हम पूर्वज इसलिए कह सकते हैं कि हमारे एडवोकेट फैमिली के श्री ललित माथुर जी की फैमिली में श्री मथुरा प्रसाद मेमोरियल हॉल बना, रस्तोगी साहब के परिवार के लोगों ने वहां पर बनवाया। बिल्डिंग खस्ता हाल की पोजीशन में थी। मैंने वहां फर्श, टाइलिंग और जितना पत्थर और जितना भी करा सकता था वो सब काम वहां कराया है। ये है मैंने कराया 2014 में। 2016 में मेरे उस काम को देखते हुए 2016 में मुझे फिर चुना गया जनरल सेक्रेटरी और मैंने अपनी बार में, क्योंकि पीने की पानी की व्यवस्था थोड़ी खराब थी, ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं थी, मैंने अपनी बार में उस चिलर प्लांट को लगवाया और वहां पर जो एक कहते हैं कि ना इंसान के जहां हम ज्यादा वक्त बिताते हैं वो जगह ठीक होनी चाहिए, उस लिहाज से वहां पर सारी व्यवस्था कराई गई। 2018 में फिर चुना गया मैं, तो मैंने वहां पर पूरा कैंपस अपनी डिस्ट्रिक्ट बार हमारे लिए ऐसा समझ लीजिए मंदिर है और उस मंदिर को हम जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए थी। मैंने उस डिस्ट्रिक्ट बार के हमारे जो मेंबर साथी थे उनके लिए इन्वर्टर व्यवस्था लगाकर और 24 जितने भी टाइम हम लोग वहाँ बैठते हैं इन्वर्टर की व्यवस्था लगाकर सारी व्यवस्थाएं कराई। ये 3 साल का मेरा कार्यकाल लोगों ने देखा। साथ ही साथ ये भी देखा मेरे एडवोकेट साथियों ने कि मैं जूनियर्स के लिए, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी धर्म का हो, मैं उसके लिए बड़े भाई की हैसियत से, मेरे जो सीनियर हैं उनके बच्चे की हैसियत से, जिस समय वो मुझे जिस काम की कहते हैं मैं उसका डिस्पोजल उसी समय करता हूँ, चाहे वो काम जायज हो या नाजायज हो। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए, आप इतनी बार महासचिव चुने गए जिला बार एसोसिएशन के और अब आपको अध्यक्ष चुना गया है, तो अधिवक्ताओं के लिए आपके अध्यक्ष काल में क्या नया है? आप क्या नया करना चाहते हैं? इस काल में मैं मेरी प्लानिंग है कि न्यू एडवोकेट्स जो इस प्रैक्टिस में आते हैं उनके लिए पीजी बना के दूं बहुत कम पैसे में। वो चूंकि बाहर से जो लोग अप डाउन करते हैं उनको अर्निंग का स्रोत तुरंत नहीं होता है, उनको बहुत कम पैसे में
चूंकि हमारी बार बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बार के ऊपर हॉल है, उस हॉल में पीजी बना के दूं जिसमें वो यहाँ पर रहें, एडवोकेट और एडवोकेसी को समझें और सहयोग करें। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आने वाले भविष्य के जो लोग हैं उनके लिए भी आप चिंतित हैं। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं, हमारे बदायूं की राजनीति है जो काफी गर्म रहती है हमेशा। अब कोई ना कोई मुद्दा हमारे साथ चलता ही रहता। अच्छा, जैसे सूर्य कुंड का मुद्दा है या जामा मस्जिद का एक मुद्दा है कि नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इस तरीके के जो है तमाम मुद्दे जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं बदायूं के। तो इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए, एज ए पवन गुप्ता, इस समय मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, एज ए पवन गुप्ता सूर्य कुंड जो जिन लोगों ने कब्जा रखा है उसको खाली होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जो बौद्ध लोग तो सूर्य कुंड को जो खाली कराना चाहते हैं, प्रशासन को उसमें आगे बढ़ के किसी के भी कब्जे में हो उसको खाली कराना चाहिए। भाई, वो पुरानी धरोहर है, उस पुरानी धरोहर को क्यों खत्म करना चाहते हैं, क्यों खत्म करना चाहते हैं? अब जैसा कि आपने कहा कि जामा मस्जिद, इस पर मेरी राय दूसरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि जब 1947 के जो धर्म स्थल हैं जितने भी हैं उनकी परिस्थिति वही रहेगी जो पहले चली आ रही है। तो मेरी राय सुप्रीम कोर्ट के उस जो एक्ट है उसी के साथ है। जो पुराने 1947 से जो धर्म स्थल जिस कैपेसिटी में थे, जिस नाम से थे, उसको उसी तरीके की जानी चाहिए। मेरी राय एक और भी है, बजाय धर्म की बातों को पढ़ने के हम लोग अपने बच्चों को वो शिक्षा, वो संस्कार दें कि धर्म की बात अलग रह जाए। धर्म हमारे परिवार के लिए, हमारे संस्कारों के लिए तो हो सकता है, लेकिन हमारे जिंदगी की उस नीति के लिए नहीं हो सकता, न समाज के लिए हो सकता है। जी, समाज में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें धर्म से ऊपर भी उठ के कुछ सोचना चाहिए कि भाई हमें आगे अपना कैरियर किस प्रकार तय करना है। अच्छा, ये तो बदायूं की राजनीति की बात थी। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर हम पूरे देश की राजनीति देखें, वहां भी एक हलचल मची रहती है, विरोध होता ही रहता है किसी न किसी बात को लेके, तो उसमें आपकी नजर में क्या है स्टेटस उसका, और किस एक नेता हमारा बताइए जो आपकी नजर में हो, जो देश में हमारे अच्छा काम कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, आप बताइए। मुझे श्री नितिन गडकरी जी, उनकी जो शैली है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उनका जो सोचने का वो है, बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको अक्सर सुनता हूँ और उन्हीं की नीतियों को मानता हूँ। वो जानते हैं कि सिस्टम का यूज कैसे किया जाए, पब्लिक का टचमेंट कैसे लिया जाए और इंडस्ट्री को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये तीनों को मिला लिया जाए तो एक संगठन बनता है और संगठन एक दिशा देगा। अच्छा, ये आपने नितिन गडकरी जी को, मतलब आपके हिसाब से हम माने कि आपके रोल मॉडल है? हाँ, मेरे रोल मॉडल है। मैं उसी कैपेसिटी में भी काम करता हूँ। गुप्ता जी, ये बताइए कि हम ये देखते हैं, हमें शुरू से तो सुनते रहते हैं कि दो कोटों से हमेशा बच के रहें, एक सफेद कोट और एक काला कोट। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिससे लोग बचना चाहते हैं वो दोनों कोट इंसान की जिंदगी के इम्पोर्टेंट कोट हैं। सफेद कोट फॉर डॉक्टर, जिंदगी में आप कभी ना कभी बीमार पड़ेंगे, वो जरूरत। दूसरी आती है काला कोट, आपको जब कभी न्याय की जरूरत पड़ेगी तो काला कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन दो कोटों से बजाय बचने के, बजाय डरने के, इनको साथ लेने की, सुकून से साथ लेने की, हंसते खेलते साथ लेने की सोचिए, बहुत जरूरत है भाई इन दो कोटों की। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि इन चीजों की बहुत जरूरत है दोनों की हमारे समाज में, लेकिन हमारे जो देश की न्याय प्रणाली है वो इस प्रकार की हो गई है कि कभी कभी तो ऐसे भी केस सामने हमारे आते हैं कि जब उसका नंबर आता है तब तक वो आदमी ही खत्म हो गया होता है। ऐसे भी कई केस हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सरकार को ऐसा कोई शेड्यूल सेट करना चाहिए कि जिससे जो है तुरंत और जल्दी न्याय मिल सके? देखिए, किसी भी न्याय का रिजल्ट पाने के लिए जो पहले सीआरपीसी थी, अब बीएनएसएस है, जो प्रक्रिया है उसको फॉलो पूरा किए बिना किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। क्योंकि हर आदेश का रिवीजन और अपील लाई है। कोई भी ऑर्डर अगर होता है तो जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है वो आगे जाएगा। आफ्टर दैट जो उसकी प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। ये बात सही है, नंबर ऑफ केसेस बहुत हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कहती है कि साहब बहुत पेंडिंग है। पेंडिंग यहाँ नहीं है, पेंडिंग का असली कारण है जो ये पीठासीन अधिकारी, जो ये जजेस, जो ये मजिस्ट्रेट, जो टाइम से नहीं बैठते हैं, जो अपनी वर्किंग टाइम को ये लोग ढंग से यूज नहीं करते हैं। अगर, चूंकि मैं बड़े फख्र से एक बात कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, श्री पंकज अग्रवाल साहब अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज थे, अब वो मैनपुरी में हैं। उनकी कार्य करने की शैली ये थी कि वो 11:30 बजे जो बेल टाइम था तब से बैठते थे और शाम को 4 बजे तक। उनकी पेंडेंसी निपटाने का जो तरीका था, वो डिस्ट्रिक्ट जज भी थे, एडवोकेसी जज भी थे। मैं कहता हूं कि अगर ये सारे जुडिशियल ऑफिसर अगर उनको फॉलो करना शुरू कर दें तो पेंडेंसी खत्म हो जाएगी। भाई, आप टाइम से बैठेंगे नहीं और पेंडेंसी आप डिस्पोज करना नहीं चाहेंगे तो कैसे डिस्पोज हो पाएगा? बस जुडिशियल ऑफिसर अपने कार्यों को ढंग से करना शुरू कर दें और ईमानदार दिखने के लिए आप जो गलत ऑर्डर करते हैं वो मत करिए। रही कर आपके चैनल के माध्यम से ईमानदारी पेपर पे आनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा पवन गुप्ता जी, अब
नए साल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के लिए नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे? बिल्कुल, अरे क्यों नहीं भाई मैं नए साल पे मैं ये चाहूंगा कि आपका चैनल दिन पे दिन तरक्की करे और आप लोग इसी तरीके से हर उस चीज को लेके निर्भीक हो गए। असल में पत्रकारिता का जो स्तर है वो धीरे धीरे भैया बहुत नीचे आ गया है। लोग चापलूसी की बातें करने शुरू कर दी हैं। मैं चाहूंगा कि आप जिस तरीके से निडर होकर निर्भीक होकर हर बात लेके आ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि भगवान आपके चैनल को दिन दिन रातों की तरक्की करे। अधिवक्ताओं के लिए आपका कोई संदेश? जी, अधिवक्ताओं के लिए मेरा संदेश ये है कि आप उस फील्ड में हैं जहां आपके पास हर पीड़ित आता है और प्रताड़ित करने वाला भी आता है। हमको अपनी एडवोकेसी से गिर के कोई काम नहीं करना चाहिए, बस यही कहना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा संदेश हमारे साथ पवन गुप्ता जी ने दिया है आज हमारे चैनल के माध्यम से। हम आशा करते हैं ये इनकी जर्नी और लंबी होती जाए और आगे जीवन में ये इससे भी किसी बड़े पद पर पहुंचे और समाज की सेवा निरंतर करते रहें। मिलेंगे किसी और खबर में। फर्स्ट बास्ट न्यूज, हिमांशु शुक्ला, बधाई।